कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में टारगेट किया गया। और इस बीच ये पहली बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर एफपीवी ड्रोन से अटैक, जहां एफपीवी ड्रोन देखकर यूक्रेनी सैनिक भाग गए। आपको बता दें, ड्रोन हमले से बचने में भी सैनिक कामयाब रहे और हमले में तबाह यूक्रेनी सेना की पिकअप वैन। ये देखिए तस्वीर। Пошли, пошли. अगली बड़ी खबर, रूस ने बनाया लेजर एयर डिफेंस सिस्टम, जहां हवा में ही दुश्मन का ड्रोन तबाह और लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का ये कामयाब परीक्षण। कम लागत में बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम। हवा में ही दुश्मन का ड्रोन कैसे तबाह किया गया। आपको बता दें, कम लागत से बने एयर डिफेंस सिस्टम के कामयाब परीक्षण की तस्वीरें सामने आई हैं। और प्रोकोवस में रूस की आर्टिलरी का कहर, यूक्रेनी कमांड पोस्ट को कैसे तबाह किया, तस्वीर आपके सामने होगी। प्रोकोवस की ओर लगातार रूस की सेना बढ़ रही है। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए एफपीवी ड्रोन देखकर कैसे यूक्रेनी सैनिक भाग खड़े हुए। और इस बीच प्रोकोवस की वो तस्वीर जिसमें रूस की सेना आगे बढ़ने का कर रही है दावा, और साथ ही रूस ने किस तरीके से अब कम लागत में लेजर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के बाद किया है दावा कि कैसे हवा में ही वो दुश्मन का ड्रोन तबाह कर सकता है। और गाजा में हमास के अल कस्साम ब्रिगेड का एक्शन, एक और बड़ी खबर है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ पर बड़े हमले को लेकर यह खबर सामने आई है, जहां गाजा की तस्वीर और गाजा में हमास के अल कस्साम ब्रिगेड का यह एक्शन, निशाने पर आईडीएफ। यूनिस में हमास की आईडीएफ पर विध्वंसक फायरिंग। एक और तस्वीर, आईडीएफ के आर्मर्ड व्हीकल पर हमास का ये हमला, जहां अल कस्साम ब्रिगेड ने हमले का ये वीडियो किया है जारी। और इस बीच दावा ये कि हमास के इस हमले में आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और स्पेन में प्रवासी विरोधियों का हिंसक प्रदर्शन, स्पेन में प्रदर्शनकारी और पुलिस कैसे भिड़े, कैसे झड़प हुई, उसकी तस्वीर सामने आई। माली मूल के एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद विरोध बढ़ता गया और प्रवासियों को स्पेन से बाहर निकालने की भी मांग की गई। और अमेरिका की टेक्सास में बाढ़ का तांडव, भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड। बाढ़ से अब तक 51 लोगों की मौत, जबकि 850 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। अब टेक्सास में बाढ़ में फंसे दंपत्ति का वीडियो, जहां समर कैंप में मौजूद 750 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया और समर कैंप से ही 27 बच्चियां अभी भी लापता बताई जा रही हैं। चार तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से टेक्सास से ये तस्वीर सामने आई, जहां बाढ़ में लोग फंसे रहे। समर कैंप में मौजूद 750 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। वहीं 50 लोगों की मौत और 27 लोगों के लापता होने की खबर जिस तरीके से सामने आई है। बाढ़ का ये वो तांडव देखने को अलग अलग दुनिया के हिस्सों में देखने को मिल रहा है, जहां कई जगहों पर नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है। भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति है। चार तस्वीरें एक साथ आपके सामने। और अब देखिए किस तरीके से पुतिन
और ज्यादा भड़क गए हैं और न्यूक्लियर वॉर की कैसे अब तैयारी सामने आ रही है। हालांकि डिटेल रिपोर्ट एक एक आपके सामने रखूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी खबर है जहां पुतिन पर ट्रंप अब भड़क गए हैं। तो पूरे यूक्रेन में फिलहाल रूसी हमले का एयर रेड अलर्ट, ये पहली बड़ी खबर और उसके बाद एक्सपर्ट से होगा सवाल। हालांकि आपको बता दें दर्जनों शहर में बज रहे रूसी बमबारी के सायरन और रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट। यूक्रेनी वायुसेना ने रूसी बमबारी की चेतावनी भी दी है। हाई अलर्ट पर कीव, माइकोलेव, खेरसन और सुमी और पोल्तोवा बताए जा रहे हैं। तो यूक्रेन में रूसी हमले के एयर रेड अलर्ट के बीच ये बड़ी खबर सामने आई जहां हाई अलर्ट पर कीव, माइकोलेव, खेरसन और सुमी और पोल्तोवा है और दर्जनों शहरों में रूसी बमबारी के बज रहे हैं सायरन। यूक्रेनी वायुसेना ने रूसी बमबारी की ये चेतावनी दी है। ये पहली बड़ी खबर इस फ्रंट से जहां साफ है कि किस तरीके से अब पुतिन और ज्यादा भड़क गए हैं और बड़े स्तर पर हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। फिलहाल पूरे यूक्रेन में रूसी हमले का एयर रेड अलर्ट और रूस के विध्वंसक हमलों से कीव में खौफ। हमलों के डर से बेसमेंट में लोग छिप गए हैं। 48 घंटों से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में कीव के लोग। एयर रेड अलर्ट के बाद कीव के सभी सबवे भी फुल हो चुके हैं। तो हमलों के डर से अंडरग्राउंड हो चुके हैं लोग और इस बीच खबर और तस्वीर उस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की जहां 48 घंटों से लोगों ने शरण ले रखी है। तो 48 घंटों से अंडरग्राउंड लोग। एयर रेड अलर्ट के बाद कीव के सभी सबवे फुल, क्योंकि अब जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट है। आपको बता दें ये दो तस्वीरें और दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने हैं जहां रूसी बमबारी के बीच ये चेतावनी जारी की गई है। अब यूक्रेन पर विनाशक हमले का प्लान लॉक। जी हां, यही आज की एक और सबसे बड़ी खबर है जहां यूक्रेन पर बमबारी के लिए रूसी बॉम्बर्स तैयार बताए जा रहे हैं और यूक्रेन पर एक साथ ट्रिपल अटैक का यह खतरनाक प्लान। आपको बता दें ओलेनिया एयरबेस से 5 Tu-95 हमले के लिए तैयार है और यूक्रेन को दहलाने के लिए ब्लैक सी में भी कैलिबर मिसाइल कैरियर्स की तैयारी को लेकर बड़ा दावा किया गया है। तो यही है आज की एक और सबसे बड़ी खबर जहां यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक का प्लान लॉक हो चुका है। लेकिन ये ट्रिपल अटैक का प्लान है क्या और इसी प्लान के तहत कैसे अब यूक्रेन पर एक साथ बड़े स्तर पर हमलों को दिया जा सकता है अंजाम। एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक का प्लान लॉक। Tu-95 MS बॉम्बर्स जहां ओलेनिया एयरबेस पर 5 न्यूक्लियर बॉम्बर हमले के लिए तैयार हैं। KH-101 क्रूज मिसाइलों से लैस बॉम्बर्स की भी उड़ान कभी भी हो सकती है। MiG-31K किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस 4 फाइटर जेट्स हमले के लिए तैयार हैं और कैलिबर कैरियर ब्लैक सी में रूस के 2 कैलिबर कैरियर्स की तैनाती, जहां आपको बता दें 16 कैलिबर क्रूज मिसाइल से अटैक की क्षमता के साथ इस तैयारी का मतलब एक्सपर्ट से समझना जरूरी है। और चर्चा के लिए इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें कर चुके हैं ज्वाइन और पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर भी इस वक्त है हमारे साथ। सिन्हा सर, कैसे इवैल्यूएट किया जाए इस ट्रिपल प्लान को जो कि अब लॉक कर दिया गया है, यानी किसी भी वक्त ये पूरी तरीके से हमले के लिए तैयार है? सिन्हा सर। जय हिंद सुरभि। देखिए जो अभी रिजॉल्व है रशिया का और उनका पड़ना बहुत भारी है और खास करके डोनाल्ड ट्रंप से जब उनकी 6ठी बार बात हुई और उसके बाद 1 घंटे के बाद जिस तरह से उन्होंने कीव को ढलाया और उनकी जो मेन 2 थ्रस्ट हैं जो एक सुमी की तरफ और खार्किव की तरफ जा रही है और जो आपने बताया जो खास करके पैक्रोवस के अंदर, तो लुहांस्क तो 100% उनके पाले में आ चुका है और दूसरा जो हम डोनेट्स्क की बात करते हैं तो वहां भी है। और देखिए आपने जो बात बताई कि इतने सारे बॉम्बर अभी Tu-95 हैं और वो जो उनके बेसिस में हैं किंजल मिसाइल के साथ में हैं उनके जो बॉम्बर्स हैं और उनमें ट्रिपल अटैक आपने बताया जिसमें आपको कैलिबर मिसाइल्स हैं, जो बॉम्बर्स हैं वो आपके जितने भी स्कैंडर्स मिसाइल हैं इसको लॉन्च करेंगे और उसके अलावा उनके बहुत बड़ी संख्या में वो ड्रोन की अटैक करते हैं। तो उन्होंने इसकी महारत हासिल कर ली है। एक तरह तो आप एट्रिशन वॉर में डीप पेनिट्रेट करते हैं उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट के ऊपर में और जमीन के ऊपर में अभी उनके प्रतिदिन जो गेन है टेरिटोरियल गेन वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये कभी ऐसे वॉर में नहीं हुआ। तो दीज आर द लास्ट फेज ऑफ ऑपरेशन और रशिया किसी की नहीं सुनेगा। जो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह इसको रोक लें, he will stop only on his own term। ये मेरा आकलन है। अंडरस्टूड सर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से कांपे कीव से आई बड़ी खबर है जहां कीव पर रूस का किंजल मिसाइल से हमला और यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर 500 ड्रोन से हमला। आपको बता दें रूसी सर्विलांस ड्रोन ने कीव के एयर डिफेंस को विफल किया है और कीव की सुरक्षा में नाकाम हुए पश्चिमी हथियार रूस की तरफ से किया गया है ये बड़ा दावा।
एक और बड़ी खबर, और ये यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस अमेरिका की तरफ से मिलेंगे। बड़ी खबर है, यूक्रेन को लेकर ट्रंप का ये बहुत बड़ा फैसला। रूस के लगातार हमलों की वजह से ट्रंप का ये फैसला लिया, और ट्रंप और पुतिन की बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप के इस फैसले का मतलब क्या है? दीपक वोरा सर, अगला सवाल इसी इंफॉर्मेशन के बाद आपसे होगा, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। अब ट्रंप का ये फैसला, हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग कुछ दिन पहले कहता है कि हम यूक्रेन को मिलने वाली मदद में कटौती करेंगे, मदद को खत्म करेंगे। वहीं अब ट्रंप का ये एक और बड़ा फैसला, किस लिहाज से इसे समझा जाए? दीपक सर, करूं आपसे सवाल, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि जेलेंस्की को हथियार देने का जो लिया गया है फैसला, उसके मुताबिक यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका देगा। ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला लिया है, और हाल के दिनों में ही रूस के यूक्रेन में हो रहे लगातार हमलों की वजह से ये फैसला। आपको बता दें, ट्रंप और पुतिन की बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का ये ऐलान, जहां ट्रंप ने कह दिया कि वो पुतिन से निराश हैं, इसलिए अब ये फैसला लिया है। पैट्रियट मिसाइल की सप्लाई रोकने से यूक्रेन टेंशन में था, और पिछले हफ्ते पेंटागन ने भी यूक्रेन की सैन्य मदद रोकने का फैसला लिया था। अब हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस सर, दीपक वोरा सर, क्योंकि अब ट्रंप साफ तौर पर सामने आते हैं और इस तरीके का ऐलान करते हैं, यानी पुतिन की नाराजगी के बाद अब ट्रंप का ये सहयोग हालात को और ज्यादा बिगाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वंडरफुल टू बी विद यू। मैं बहुत दूर हूँ, मैं सिलीगुड़ी में हूँ, चिकन स्नैक एरिया में। जनरल के सिन्हा साहब, जिनकी जानकारी बेमिसाल है, पूरी तरह जानते हैं। यह बहुत शानदार हॉस्पिटल है अग्रसेन, मैं वहाँ गया था। मैम, वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या लिखा हुआ है? हम लोगों की जान बचाते हैं। और ये जो है ना, ये मैकडोनल्ड ट्रंप आजकल तो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन बन गया। मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। शायद गाजा नहीं देख पाता, इसका चश्मा वहां तक पहुंचता नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है इसराइल और हमास के जंग में। अब ये जो आपने बताया ट्रिपल अटैक, ये बिल्कुल सही है, जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे। टोटली वो होगा, हवाई जहाज से होगा, मिसाइल से होगा और ड्रोन से होगा। एक जमाना होता था जब लोग टैंक से भी लड़ते थे, फौज जाती थी, उसको मेरे ख्याल 5-6 हजार साल खत्म हो गया। अब कोई टैंक से नहीं लड़ता। तो ये ट्रिपल अटैक इससे होने वाला है, और ट्रंप साहब हर दिन अपना फैसला बदल लेते हैं। रूस इज ट्राइंग, उसके जो नए हथियार हैं उनको ट्राई करता जा रहा है। यूक्रेनियन मरते जा रहे हैं, किसको क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री चलती जा रही है, उसको और ऑर्डर्स मिलेंगे पेट्रियट बनाने वाले को, इसको उसको, सब कुछ सही हो जाएगा। द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रंप। और आप इसको दुनिया में हम देख रहे हैं, रशिया अपने वेपन्स टेस्ट करेगा, उनको फाइन ट्यून करेगा। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के बाद वो बनाना चाहते हैं कि अब फिर से हमला ना हो। ट्रंप कहता है मैं तुमको दिखाता हूं, अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है। आप देखते जाए, ईरान को मैंने शांत कर दिया, अब तेरे साथ जो है यूक्रेन में और देर तक, क्योंकि अब तो और कोई जगह बची नहीं है, तो यहीं पे और इजराइल के साथ साथ चलते जाओ। मेरी डिफेंस इंडस्ट्री चलनी चाहिए। दिस इज हाउ आई सी दिस सिचुएशन। नो एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट मैन। रूस जीत रहा है, लेकिन वो भी चाहता है कि और अपने नए हथियार टेस्ट करो, और थोड़ी देर के लिए इसको और खींचता जाओ। आप कह रहे हैं कि रूस अपने नए हथियारों को अब ट्राई करना चाहता है, और उस बीच जिस तरीके से ट्रंप कहते हैं कि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, तो उन्हें फिलहाल इजराइल के वो हमले नजर नहीं आते जो हमास में हुए। इसीलिए अगले उसी वॉर फ्रंट से तस्वीरें और खबरें आपके सामने, जहां आपको बता दें कि ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग, और साथ ही बड़ी खबर, कैसे अब बाहर आए खमेनेई। हालांकि दक्षिण लेबनान में इजराइल के बड़े हमले के बारे में फिलहाल ये खबर, जहां 4 जगहों पर एक साथ ड्रोन हमलों से मचा हड़कंप, और बिन जेबल में ड्रोन हमले में कार कैसे तबाह हुई उसकी तस्वीर भी सामने आई है। कार में हिजबुल्लाह कमांडर के होने का किया गया दावा। शेबा और शाकरा में भी ड्रोन हमलों से मची दहशत। हूती का मिसाइल अटैक, एक और बड़ी खबर है, यमन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल, आईडीएफ ने मिसाइल इंटरसेप्ट की है। दक्षिण लेबनान में इजराइल के बड़े हमले, वहीं यमन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट करने का किया दावा। आईडीएफ की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की भी कुछ और तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाएं। उससे पहले, जंग के बाद पहली बार सामने आए खमेनेई, आज की एक और बड़ी खबर है, और मुहर्रम की 10वीं पर खमेनेई सामने आए। आशुरा शोक समारोह में खमेनेई दिखे। तेहरान में आयोजित शोक समारोह में हिस्सा लिया। खमेनेई के सामने आने से ही इजराइल और अमेरिका की टेंशन कैसे बढ़ गई है, इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले ये तस्वीरें, और फिलहाल जंग का नया पैटर्न, खमेनेई रिटर्न। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं
क्योंकि जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर खamenei दिखे हैं और ये उसी वक्त की उसी शोक समारोह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो तेहरान से सामने आई है। तो सीज़फायर के बाद खamenei के रिटर्न ने क्या ट्रंप की टेंशन को बढ़ा दिया? हालांकि जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर खamenei दिखे हैं और उस आधार पर यही सवाल कि क्या सीज़फायर के बाद खamenei के रिटर्न ने ही ट्रंप की टेंशन को बढ़ा दिया? इजरायल ईरान के बीच जंग के बाद सुरक्षित बंकर में खamenei थे और तेहरान में खamenei ने धार्मिक कार्यक्रम में आकर बड़ा मैसेज भी दिया है। हालांकि खamenei लोगों का अभिवादन करते और जयकारे लगाते ही आसपास के लोग वहां नजर आए। 14 जून के बाद 6 जुलाई को जनता के सामने आए हैं ईरान के ये सर्वोच्च नेता। अब सामने तो आए लेकिन कुछ कहा नहीं। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर 4 बड़े सवाल और उसके बाद दीपक वोरा सर इसी के बारे में आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या खamenei परमाणु परीक्षण की हरी झंडी देंगे, क्योंकि प्लान और प्रोग्राम जारी है, और क्या खamenei इजरायल अमेरिका के खिलाफ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं? हालांकि क्या ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा फैसला खamenei लेंगे और क्या खamenei चीन रूस के साथ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? ये सवाल उस आधार पर भी सर दीपक वोरा सर, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि एक तरीके से उन्होंने टाइम बाय भी किया है और चीन और रूस के सहयोग के साथ साथ खamenei की आगे की प्लानिंग को वो किस लेवल पर एग्जीक्यूट करेंगे, यही अभी तक का सबसे बड़ा सवाल था। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। हम ये याद करते हैं कि जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ठोके थे उसके परमाणु सेंटर्स और उसके जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री फैसिलिटीज थी, चीन ने बोला हाय हाय ये क्या हो रहा है, फिर चुप होकर बैठ गया। रूस बोला अरे अरे मत करो ऐसे, फिर चुप होकर बैठ गया। कोई नहीं आया था इसकी मदद करने के लिए। ये जानता है कि मैं जितना मर्जी शोर मचाता रहूं कोई नहीं आएगा। मेरा नहीं मानना है कि उसके पास अब ये काबिलियत है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट वहां पर करे। कहां पर करेगा और बुरी तरह से पिटेगा। जो 2-4 उसके बचे हुए दोस्त हैं दुनिया में वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और सबसे पहले तो पाकिस्तान उसके अगेंस्ट हो जाएगा, जो कहता है किसी और को इस्लामिक समुदाय में न्यूक्लियर हथियार बनाने का अधिकार नहीं, वो केवल मेरे लिए, अल्लाह ने मुझे दिया है और किसी को नहीं दिया। तो इसको मैम मेरा मानना है कि जो ये कुछ नहीं करेगा, कहेगा या बोलेगा, जो भी कहेगा बड़ी बड़ी बातें करेगा, ईरान को कोई हरा नहीं सकता। अगर बोला इसने तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद ये शांत होकर फिर से बंकर में चला जाएगा। ईरान में अब वो ताकत नहीं रही है कि वो कुछ कर सके पूरी दुनिया को, खासतौर से अमेरिका इजराइल को चुनौती दे सके। नहीं होगा। रूस बिजी है एल्सवेयर। चाइना की कोई दिलचस्पी नहीं है जो कर रहा है। हाँ वो जरूर चाइना को स्टेटमेंट में दे देगा कि ईरान को अधिकार है, ये करो वो करो, बड़ी अच्छी बात है। और ईरान कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, शाबाश मेरे लाल, मत बनाना। लेकिन फिर क्या पता क्या होता है। इन लोगों की तो बात समझ तो आती नहीं है। आई डोंट थिंक ही विल डू इट मैम। अंडरस्टूड। लेकिन इन्हीं सवालों के साथ सिन्हा सर आपके पास आऊं उससे पहले एक और खबर, क्योंकि ईरान इजरायल के बीच साइबर वॉर की शुरुआत हो चुकी है और इजरायल के बाद साइबर वॉर कैसे तेज हो गई है, यही बड़ी खबर है। साइबर हमलों पर ईरान इंटरनेशनल का ये दावा, युद्ध विराम के बाद इजरायल पर 450 साइबर हमले हुए हैं और ईरान के खिलाफ 10 साइबर हमले। हालांकि रिपोर्ट्स किस तरीके से बड़े दावे कर रही हैं और सवाल यही है कि मिसाइलें भले ही नहीं चल रही, लेकिन क्या साइबर वॉर की शुरुआत हो चुकी है? हालांकि दावा फिलहाल क्या किया जा रहा है उसी आधार पर एक्सपर्ट से करूं सवाल। उससे पहले ये बड़ी खबर, जहां ईरान इजरायल में सीज फायर के बाद साइबर वॉर तेज हो चुकी है। मिसाइल हमलों की जगह साइबर हमलों ने ले ली है और फियर्स ऑफ साइबर के हवाले से ईरान इंटरनेशनल का ये बहुत बड़ा दावा कि युद्ध विराम के बाद इजरायल के खिलाफ करीब 450 साइबर हमले हुए हैं और इजरायल पर साइबर हमलों में कई ईरानी हैकर्स ग्रुप भी शामिल बताए जा रहे हैं। जंग के बाद ईरान के खिलाफ इजरायल के 10 साइबर हमलों का किया जा रहा है दावा। ओवर टू यू सिन्हा सर। सुरभि आप एब्सोल्युटली सही कहती हैं। देखिए जो साइबर वॉर है वो जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी साइबर वॉर चल रहा है। ये चाहे आपको इधर से आए, चाइना से आए, या ये नॉर्थ कोरिया, ये सब बहुत फेमस है, रशिया से बहुत होती है। और देखिए इजराइल के अंदर में तो क्योंकि इसमें मैन पावर की जरूरत होती है तो वो भी करता है और ईरान तो करता ही करता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। साइबर वॉर मेन है जो शैडो वॉर। शैडो वॉर देखिए मोसाद के काफी लोग अभी भी ईरान के अंदर हैं और ये खबर तो उसको भी है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि देखिए इतने दिन बाद 14 जून के बाद जब से ये चला 12 दिन की पूरी जो युद्ध चली, उसके बाद आयतुल्लाह अल खुमैनी साहब पहली बार बाहर आए हैं पब्लिक गैदरिंग। उन्होंने ऐलान तो नहीं किया और जो जैसे दीपक वोरा साहब कह रहे थे उसके पास ताकत नहीं बची है। देखिए ये क्यों बचा हुआ है? रशिया का एक ही ये है डोनाल्ड ट्रंप से कि इसको आप नहीं मरने देंगे वो, और मेरे
ख्याल से चाइना भी चाहता है, और इनका रहना, क्योंकि देखिए ये जो आपके रेडिकलाइज्ड फोर्सेस हैं, खास करके जो आई थे रेवोल्यूशन के बाद के 1979 में, उसके बाद का जो कंटिन्यूएशन है, और उसमें तख्ता पलट का एक बहुत बड़ा, ये नहीं मारना चाहते हैं, अदरवाइज ये अमर हो जाएगा, इसकी तख्ता पलट वहीं से कराना चाहते हैं। और वो देखिए शैडो वॉर तो चल ही रहा है, और ये चीज फिर भड़क सकता है, कभी भी भड़केगा। दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान की तरह है। तो ये 79 से चल रहा है, मगर हाँ काइनेटिक स्टेज अभी हुआ है, और इसकी ताकत भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि ईरान, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी क्वाइट इंप्रेसिव रही है इस बार, और वो उसको बढ़ा रहा है। उसके फ्यूज जो है उसको चाइना से मुहैया होती हैं, रशिया उलझा हुआ है, मगर कोई इसके साथ आके खड़ा नहीं होगा। और यदि न्यूक्लियर, लेकिन सर ये सहयोग जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, ऐसे में ईरान किस स्तर तक आगे बढ़ सकता है यही समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर दूसरे वॉर फ्रंट की बात करें तो वहां भी किस तरीके से पुतिन और ट्रंप की नाराजगी को लेकर पिछले कई दिनों से बनी ये सुर्खियां बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, क्योंकि पुतिन पर भड़के ट्रंप और न्यूक्लियर वॉर की तैयारी समझना जरूरी है। लेकिन इस बीच अब महाजंग की तैयारी कैसे चीन कर रहा है, यही आज की एक और बड़ी खबर है। अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटे चीन को लेकर यह बहुत बड़ा दावा, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सिटी चीन बना रहा है। बीजिंग मिलिट्री सिटी में न्यूक्लियर प्रूफ बंकर्स और पेंटागन से 10 गुना बड़ा सैन्य शहर चीन बना रहा है। हालांकि तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों में कैसे चीन जुटा है, बड़ा सवाल। बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है चीन, और बीजिंग में सबसे बड़ी मिलिट्री सिटी चीन बना रहा है। बीजिंग मिलिट्री सिटी में न्यूक्लियर प्रूफ बंकर्स भी हैं, और 1500 एकड़ में बन रहा है सैन्य शहर पेंटागन से भी 10 गुना बड़ा है। युद्ध के वक्त कमांड सेंटर हो जाएगी बीजिंग मिलिट्री सिटी, और 2027 से पहले सेना का पूरी तरह से आधुनिकीकरण चीन कर रहा है। विजग्राड पोस्ट की सैटेलाइट तस्वीरों में भी बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि सिन्हा सर, 2027 को अगर हम कोट एंड कोट करें तो ये तो ताइवान पर कब्जे का दावा किया जाता है, उससे पहले चीन का ये मिलिट्री सिटी बनाने का ऐलान, फैसला इसी बात का संकेत है क्या? देखिए एब्सोल्युटली, ये देखिए जो शी जिनपिंग ने एक टारगेट, मिलिट्री टारगेट दिया है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन होने के नाते, वो कहते हैं कि 2027 टोटल मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो चाइनीज आर्म फोर्सेस के पीएलए की होगी। जो हम पीएलए के बात करते हैं तो पीएलए में उनके एयरफोर्स भी आती है, उनकी नेवी भी आती है, उसके स्पेस फोर्सेस भी आते हैं, और अभी तो उन्होंने एक और भी फोर्सेस का बात कर रहे हैं, वो ड्रोन फोर्स इकट्ठा करना चाहते हैं, वो एंटी सैटेलाइट फोर्स, ये सारे जैसे हम लोग कहते थे पैरामिलिट्री के अंदर में होता था, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, वो अब ये फोर्सेस खड़ा कर रहे हैं। तो ये कितना कामयाब होंगे वो तो देखने वाली बात है। आपने जो बहुत बड़ी बात कही, 10 टाइम्स मोर देन पेंटागन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो बीजिंग के नीचे नीचे बना रहे हैं। वो उसके साथ साथ कहा जाता है एंड दे आर वेरी डीप इनसाइड द बीजिंग के आउटर स्कर्ट्स में है, और ये 10 टाइम्स बड़ा है पेंटागन से। मगर ये सब चीजें, वो सबसे बड़ा आज नेवी तो मर्ज आउट हो चुका है, पर क्या सबसे बड़ा ये करने के बाद आपको हिम्मत भी होनी चाहिए कि कुछ कर। उनका कारण है वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं। वो कभी भी जंग में नहीं, वो सोचते हैं शायद डरा करके हम हेजेमोनिक तरीके से सब कुछ कर लेंगे। ऐसे टेस्ट तो वो आएगा जब आप कुछ करने की हैसियत रखेंगे। तो अभी 2027 बहुत दूर तो नहीं है, आने वाले समय में ऐसा दिखाई देगा कि क्या कर पाएगा। सर, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी के तहत ये बड़ा दावा किया गया है। अगली खबर भी सर उस लिहाज से, जहां यूरोप को अब तीसरे विश्व युद्ध का डर है और तीसरे विश्व युद्ध से निपटने की यूरोपियन यूनियन की तैयारी को लेकर ये खबर है। खाने पीने और दवाइयों का भंडार ईयू कर रहा है। महाजंग की आहट में इमरजेंसी स्टोरेज की तैयारी, और ईयू के लीक हुए दस्तावेज में इसी को लेकर क्या बड़े दावे किए गए हैं, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि यूरोप पर लगातार बढ़ते खतरों के बीच और पुतिन के डर से ये खतरा जिस तरीके से और ज्यादा बढ़ गया है, फिलहाल एक और लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है तीसरे विश्व युद्ध से निपटने की, ये यूरोपीय संघ की तैयारी। महाजंग की आहट में इमरजेंसी स्टोरेज की तैयारी, ईयू के लीक हुए दस्तावेजों में इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। बढ़ते हाइब्रिड और साइबर हमले बड़े खतरे की चेतावनी है, और खाने पीने के सामान और दवाइयों के भंडार बढ़ाने की भी तैयारी। हालांकि परमाणु ईंधन और जरूरी सामानों का कच्चा माल जुटाने को भी कहा गया है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति साउली निनिस्तो ने तैयार की ईयू की सुरक्षा रिपोर्ट।
अब इस बीच एक और बड़ी खबर है, और वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो सुरक्षित ठिकानों की भी तलाश बढ़ेगी और जंग से सुरक्षित हैं दुनिया के कई देश। हालांकि तटस्थ नीति से कई देश हमलों से सुरक्षित हैं और एंटार्क्टिका से अर्जेंटीना तक सुरक्षित ठिकाने बताए जा रहे हैं। इस बीच स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में भी हमलों का कोई डर नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है दीपक वोरा सर, जरा सुनिएगा और उसके बाद आप ही से इसको लेकर रिस्पॉन्स लूंगी, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ तो कौन कौन से ऐसे सुरक्षित ठिकाने हैं जिसमें लिस्ट में नाम आता है एंटार्क्टिका का भी, जहां परमाणु शक्तियों से दूर 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर का ये बर्फीला इलाका है। हालांकि दूसरा नाम आइसलैंड का, जो कि तटस्थ नॉर्डिक देश, कभी भी युद्ध में शामिल नहीं रहा है। न्यूजीलैंड इस फहरिस्त में तीसरा नाम, जहां ग्लोबल पीस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर यह है और किसी से कोई संघर्ष भी इसका नहीं है। स्विट्जरलैंड का नाम इसलिए क्योंकि अपनी तटस्थ नीति की वजह से ही यह सुरक्षित भी माना जाता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, वैश्विक संघर्ष से बिल्कुल दूर। इंडोनेशिया का नाम भी क्योंकि तटस्थ विदेश नीति की वजह से सभी देशों से इसके अच्छे संबंध भी हैं। हालांकि अर्जेंटीना बेहतर कृषि संसाधनों के साथ सुरक्षित शांतिप्रिय देश। इस बीच भूटान का नाम, जो कि 1971 से तटस्थ देश है और सुरक्षित पहाड़ी इलाका। ओवर टू यू दीपक वोरा सर, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स इस पर प्लीज। वेल थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत मजा आता है जब ऐसी खबरें अखबार में छपती हैं। ये पता नहीं कौन बनाता है ये इंडेक्स के, ये सेफ है वो सेफ है। मैं तो सोच रहा था कि अगला रॉकेट जाएगा, बैठ के चंद्रमा पे चला जाओ, सबसे ज्यादा सेफ तो वहां पर होगा। आई मीन दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, डोंट बिलीव इट कि कोई ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब बन, मान लीजिए कोई न्यूक्लियर हथियार यूज करता है तो वो बिल्कुल उस देश के अर्जेंटीना के बॉर्डर पे आके रुक जाएगा, उसके बाद रेडिएशन आगे नहीं जाएगी। दिस इज ऑल टोटल नॉनसेंस। दूसरा, आपने रूस का जो जिक्र, चीन का जिक्र किया कि वो मिलिट्री सिटी बना रहा है, वो तो डिफेंसिव बना रहा है, हमला करने के लिए नहीं बना रहा। हमला करने के लिए बनाना होता तो कुछ और है। चीन मैम कभी नहीं हमला करेगा किसी के ऊपर, ताइवान के अलावा। उसमें दम नहीं है। वो डरता है कि अमेरिका मुझको ठोकेगा रूस के साथ मिलके, वेरी रियल पॉसिबिलिटी, और फिर वो अपने नीचे घुस जाएंगे। और वैसे भी मैम चाइना की हालत आजकल तो आप जानते हैं, वो टिंग टोंग डिंगलिंग पिंगलिंग कहां पर है किसी को नहीं मालूम। 2 हफ्ते से तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में उसकी तस्वीरें भी सुना है, हटाई जा रही है वहां से, पता नहीं क्या हुआ है उसको। जैसे आयतुल्लाह खमेनी साहब भी कुछ देर के लिए गायब हो गए थे, वो भी गायब हो गया, शायद वो भी कहीं बंकर में बैठा होगा। बट द रियलिटी इस समय इज कि जो ये बना रहे हैं और जो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं कि ये सेफ जगह, ये सेफ जगह, इस पे बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। ये दिल को निकाले ख्याल अच्छा है। अगर होता है न्यूक्लियर वॉर इस धरती पर, कोई भी देश उसके इफेक्ट से बचे। लेकिन महाजंग का जो खौफ बन रहा है सर, उसी आधार पर अगली खबर भी सुनिए, जहां ताइवान पर हमले के वक्त जिनपिंग का विध्वंसक प्लान और नेटो पर रूस कर सकता है बड़ा हमला। हालांकि ताइवान पर हमले के वक्त रूस हमला करेगा और नेटो को यूरोप में व्यस्त रखने का यह प्लान है। नेटो चीफ मार्क रूटे का विस्फोटक दावा है क्या? यही अगली बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि चीन का प्लान ताइवान और रूस वर्सेस नेटो कनेक्शन, ये है क्या? क्योंकि जिनपिंग रूस को नेटो के साथ जंग में घसीटने की कोशिश करेंगे, ये एक बड़ा दावा इस आधार पर किया जा रहा है। हालांकि ताइवान पर हमले के वक्त रूस वर्सेस नेटो जंग का प्लान है और नेटो को यूरोप में बिजी रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए रूसी हमले का ये प्लान है। हालांकि चीन के सीक्रेट प्लान पर नेटो चीफ मार्क रूटे का विस्फोटक दावा ये कि रूस से 5 से 7 साल में नेटो को चुनौती देने की कोशिश कर सकता है और रूस 3 महीने में उतना गोला बारूद बना रहा है जितना नेटो 1 साल में नहीं बना रहा। हालांकि चीन से निपटने की तैयारी में अब ताइवान कैसे है, यही एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ताइवान ने हाइमार्स मिसाइल को लॉन्च किया है और ताइवान को अमेरिका से हाइमार्स मिले हैं। ताइवान ने अमेरिका से 29 हाइमार्स खरीदे हैं। तो फिलहाल देखिए मार्क रूटे का ये दावा, नेटो पर रूस हमला कर सकता है। यही वजह है कि नेटो लगातार रूस के बढ़ते खतरे के बीच बड़े स्तर पर तैयारी भी कर रहा है। फिलहाल ये एक बड़ा दावा मार्क रूटे की तरफ से किया गया। वहीं दूसरी खबर, जहां चीन से निपटने की तैयारी में ताइवान भी है। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसी तैयारी के बीच एक और बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि अब खमेनेई बाहर आ चुके हैं और ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग के साथ साथ खमेनेई के बाहर आने के बाद बड़े हमले की तैयारी भी इसे माना जा रहा है। फिलहाल 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है ईरान, ये एक और बड़ी खबर आई, और 2 परमाणु बॉम्ब्स के बराबर ईरान की ये नई मिसाइल होगी। एक साथ कई शहरों को तबाह करने की इसकी क्षमता। ईरानी मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर इजरायली पत्रकार की तरफ से किया गया दावा है क्या?
परमाणु बॉम्ब से खतरनाक ईरान का प्लान खौफनाक। जहां ईरान बनाने जा रहा है 10,000 महाविध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान बहुत जल्द बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन भी शुरू कर देगा। 2 परमाणु बॉम्ब के बराबर की ताकत वाली मिसाइल बनाने की ये तैयारी है। ईरानी मिसाइल प्लान पर इजरायली पत्रकार रोन बिन यिशाई का ये दावा, यूरोप के कई देश ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में होंगे। अब ईरान का संवर्धित यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी हमले के बावजूद यूरेनियम सुरक्षित और हमले से पहले ही ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया। B-2 बॉम्बर से हमले के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। तो अब एक और लेटेस्ट रिपोर्ट जिसके आधार पर किया गया दावा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान का संवर्धित यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ। अमेरिकी हमले से पहले ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया। अमेरिका के B-2 बॉम्बर संवर्धित यूरेनियम को नुकसान पहुंचाने में असफल रहे। परमाणु अड्डे के सेंट्रीफ्यूज बच गए और 60% संवर्धित यूरेनियम के 400 पाउंड गायब हैं। अमेरिकी बॉम्ब सेंट्रीफ्यूज कक्ष की गहराई तक घुसने की गारंटी नहीं दे सकते। B-2 बॉम्बर्स के हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। पत्रकार सिमोर हर्ष ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये एक दावा किया है। अब ईरान में IAEA चीफ की एंट्री पर बैन। एक और बड़ी खबर है, राफेल ग्रोसी को तेहरान आने पर प्रतिबंध और ईरान का IAEA चीफ पर यह बहुत बड़ा आरोप कि इजरायल को सीक्रेट न्यूक्लियर जानकारी लीक की गई है। ईरानी संसद अध्यक्ष इब्राहिम अमीर रसौली का यह दावा। हालांकि ईरान में IAEA की एंट्री बैन को लेकर खबर पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन अब IAEA चीफ पर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि किस तरीके से इजरायल को एटमी जानकारी लीक की गई है। अब IAEA चीफ राफेल ग्रोसी पर ईरान ने यह प्रतिबंध लगाया है। राफेल ग्रोसी के तेहरान जाने पर ईरान ने रोक लगा दी है। IAEA चीफ पर सीक्रेट न्यूक्लियर जानकारी लीक करने के आरोप लगाए हैं और इजरायल से परमाणु वैज्ञानिकों के नाम और संवेदनशील डेटा शेयर किया गया है, ये आरोप लगा है। ईरानी संसद अध्यक्ष इब्राहिम अमीर रसौली का ये बड़ा दावा। अब सिन्हा सर, इन दावों के बीच लगातार आ रही रिपोर्ट्स जिसमें साफ है कि किस तरीके से ये सारा डेटा लीक तो किया गया है, ऐसे में IAEA की एंट्री को ही बैन कर देना, यानी अब तो किसी भी हालात में किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन ईरान से बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक कह रही है सुरभि। देखिए, IAEA का एंट्री इन्होंने 2015 में न्यूक्लियर डील हुआ था अमेरिका के साथ में। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो 2018 में उन्होंने ये कर दिया कि नहीं, ये न्यूक्लियर डील से नहीं मानते। उस समय भी IAEA के पूरी की पूरी इंस्पेक्शन से बाहर हो गया, जिससे वो IAEA कहता है कि कितने संवर्धन इन्होंने क्या कहते हैं 60% किया है, 400 kg, कोई कहता है 600 kg और 10 बम बना सकते हैं। तो IAEA तो लीक करना क्या, वो तो दुनिया को बताता रहा है और ओपन डोमेन में बताता रहा है कि इनकी क्षमताएं ऐसे बढ़ रही हैं। इनको जो दिया गया था परमिशन, वो ओनली इनरिचमेंट 2.37% करने का था, 300 kg का। इन्होंने आज 9,700 किलोग्राम 45% टाइम्स है, उतना ज्यादा किया हुआ है। तो कोई भी देश इस तरह से चीजों को करता है। देखिए, किसी को न्यूक्लियर बॉम्ब आना ना आना ये तो उस देश के लिए, और ये ऐसा नहीं, यदि वो इररिस्पॉन्सिबल है, वो क्या कहते हैं, अब ये बॉम्ब बना रहे हैं फॉर डेथ ऑफ अमेरिका एंड डेथ ऑफ इजराइल, दैट इज द पॉइंट। हमने भी देखिए, हमने नॉन प्रोलिफरेशन में साइन नहीं किया है, CTBT में इंडिया ने साइन नहीं किया है, ईरान ने साइन किया है। और ये ईरान ने कब साइन किया है? 1968 में। 67 में इजराइल ने अपने बॉम्ब को बना लिया था, उसको डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है। मगर उसने कहा है, मगर वो 2 दिन पहले भी कह रहे थे उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब कि हम जो प्रोलिफरेशन में हम अभी भी मानते हैं, हम सिविल पर, ये सब झूठी बातें हैं। और ये देखिए, ये भी मेरा मानना है, आज कल देर सवेरे ईरान के पास न्यूक्लियर क्षमताएं आएंगी जी सर। मगर न्यूक्लियर क्षमता आने से क्या ईरान उसको परमिट किया जाएगा कि एक रोग स्टेट की तरह, जैसे वह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस 3 आतंकवादी संगठनों को, पाकिस्तान भी तो यही करता है ना, उसके पास भी तो ये है। यदि वो देना शुरू कर दे इनको, तो कितनी बड़ी खतरा हो। यही बड़ा खतरा जताया जाता है और इसीलिए इनके परमाणु प्रोग्राम को रोकने की भी बात कही जाती है। हालांकि 10-12 साल से ऐसा हो रहा है सर, पिछले कुछ महीनों की तैयारी तो ईरान की नहीं है, लेकिन ईरान इस स्तर पर जिस तरीके से पहुंच गया है, यही वजह है कि इजरायल ने भी ईरान को सीधे अब टारगेट करते हुए उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर वेपन के समर्थन में अब चीन, एक और बड़ी खबर है, और ईरान को परमाणु विकास के अधिकार का सम्मान। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का पेरिस से ये दावा।
दीपक वोरा सर, अब मैं ये बात इसलिए कही क्योंकि ईरान की तैयारी तो पिछले कई सालों से थी, बावजूद उसके आप उन्हें रोक तो नहीं पाए। आज वो पूरी तरीके से डर्टी बॉम्ब बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है सर, और अगर वो कहीं इसे देता भी है तो क्या चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस के सहयोग से वो और कामयाब नहीं हो जाएगा? ये स्पेक्यूलेशंस तो हम लगातार हमलों और सीज फायर के होने के बाद करते ही आए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा नहीं मानना है कि अमेरिका उसको बनाने देगा, क्योंकि जब तक डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल जनरल साहब कह रहे थे, जब तक वो वहां का नारा है, अमेरिका फुल अलर्ट पे रहेगा, ईरान फुल अलर्ट पे रहेगा। ईरान को अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया, डिलीवरी सिस्टम मिल गई, मैम, इजराइल गुड बाय कर देगा इस धरती को, क्योंकि फिर ईरान मानने वाला नहीं है। अब वो कहता है, चीन कहता है कि ईरान नहीं बनाएगा, शाबाश मेरे लाल, तू नहीं बना रहा, वेरी गुड, मैं समर्थन करता हूं। ऑल दिस इज बेकार की बातें। रियलिटी इज ईरान इस लेवल पे पहुंच चुका है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना उसके लिए एक नेशनल प्राइड का मसला बन चुका है। वी मस्ट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, नहीं तो फिर हमारी ठुकाई होगी। और जब ऐसा माहौल आ जाता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल। मेरा मानना है कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी कहा है कि मैंने सोचा था परमानेंटली मैं तोड़ दिया उनका न्यूक्लियर एम्बिशन, पर किसी और जगह पे वो शुरू कर सकते हैं। कौन सी और जगह है? शायद चाइना हो सकती है, ईरान के अंदर तो नहीं होगा। सो आई थिंक दैट चाइना सब तरफ का खेल खेल रहा है। एक तरफ से कहता है बड़ा अच्छा है ईरान, तुमने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं टाइगर, मैं बना के तुमको दे दूंगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, चाइना का भी नॉनसेंस हम लोग देखते रहते हैं। फाइनल असेसमेंट, ईरान विल परसू एक न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बनाता रहेगा। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा और इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि ना जाए। ये जो जंग है, जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है, वो अभी सिर्फ पॉज हुआ है, वो फिर रिज्यूम होगा। अंडरस्टूड सर। चलिए अब उस फ्रंट की एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां रूस यूक्रेन फ्रंट से लगातार आ रही तस्वीरों से साफ है कि आखिर किस तरीके से अब पुतिन पर ट्रंप तो भड़क गए हैं, लेकिन अब न्यूक्लियर वॉर की इसे तैयारी माना जा रहा है, क्योंकि रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमलों के खौफ को लेकर अब खबर है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में 100 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें, येकातेरिनबर्ग, नोवगोरोद और कैलिनिंग्राद में भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रूस के अंदर यूक्रेन के 94 ड्रोन नष्ट करने का दावा और प्रतिबंधों की वजह से विमानों की उड़ान में विलंब। अब रूस के अंदर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। आपको बता दें, चेबोकोरस्की में ही कामिकाज़ी ड्रोन प्लांट पर हमले को लेकर यह खबर है, और धमाकों से ड्रोन प्लांट को भारी नुकसान का दावा भी। टारगेटेड प्लांट में ही ड्रोन एंटीना बनाता है, और इसलिए इस एक और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया है। यानी ये एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां हमलों को अंजाम दिया गया है। ड्रोन प्लांट को भारी नुकसान का दावा। और यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने चेबोरोस्की में भी हमला किया है, और रूसी मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटी पर यह हमला बताया जा रहा है। रूस की कजान शहर के पास हमले को कैसे दिया गया अंजाम, उसकी ये तस्वीर। Опа, ты сюда летит, сюда летит, сюда летит, сюда летит. यूक्रेन का रूस पर विनाशक ड्रोन अटैक। बड़ी खबर सामने आई, जहां रूस के ही चेबोरोस्की शहर पर यूक्रेनी सेना ने हमले को अंजाम दिया। यूक्रेनी फोर्सेस का चेबोरोस्की में ही रूसी वेपन डिपो पर यह अटैक बताया जा रहा है। रूस के मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटी को यहां टारगेट किया गया। फ्रंट लाइन से 1000 किलोमीटर की दूरी पर ये वो जगह है जहां हमला हुआ। कजान शहर के पास हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह किया गया। मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटी में खतरनाक हथियार बनाए जाते थे। एक और खबर है, और ये रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक को लेकर खबर है, जहां रूस के बोरिस ग्लोबस्क एयरबेस पर यह हमला। रूस के वोरोनिश में यूक्रेन का ड्रोन हमला, और हमले में रूस के कई बॉम्ब डिपो और एयरक्राफ्ट्स को भी तबाह कर दिया गया। तो यूक्रेन के टारगेट पर रूसी फाइटर जेट। डिटेल इंफॉर्मेशन रखूं आपके सामने, उससे पहले ये देखिए, हमले में रूस के कई बॉम्ब डिपो और एयरक्राफ्ट को तबाह करने का दावा किया गया, और ये तस्वीरें सामने आई। हालांकि यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया है, और बोरिस्लाविस्क एयरबेस पर यह ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक है। वोरोनिश में भी ड्रोन हमलों से एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए। खबर है, Su-34, Su-35S की मौजूदगी वाला मिलिट्री वेयर हाउस ध्वस्त कर दिया गया। ड्रोन हमलों से न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भी नुकसान की खबर है। इन्हीं हमलों में रूस के कई बॉम्ब डिपो और एयरक्राफ्ट भी तबाह हो चुके हैं। हालांकि सिन्हा सर, ये एक स्ट्रैटेजी समझ आ रही है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज को अब रूस के टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि तमाम रूट्स को देखते हुए रूस बड़े स्तर पर यूक्रेन पर कब्जे के दावे करता आया है। अब सीधा हमले में रूस के बॉम्ब डिपो और वेयर हाउसेस को टारगेट करना यूक्रेन की एक और स्ट्रैटेजी। देखिए सही है। देखिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब तो आपने कवर ही किया था। राइट सर। तकरीबन देखिए इतनी दूर, बेलाया बहुत दूर है,
4000 किलोमीटर वहां पर भी उसने किया। उसके अलावा कोला पेनिनसुला 2000 किलोमीटर। तो उसके इनसाइट तो उसने एक दिखाई है कैपेबिलिटी कि वो कर सकता है, जिसमें वो इन्फिल्ट्रेट भी करता है उसके जो आप स्पेशल फोर्सेस को, और फिर वहां के लोकलाइज लोगों को मिला करके कुछ करता है। मगर उसकी जो ये दावे करता है कि 41 उसने टीयू सीरीज के बोल दिए थे मार दिए उसने, बट पता चला कि 4 या 5वां जो हमारा आकलन है जो सभी खुल कर आया। तो इस तरह वॉर्निज में अभी कह रहा है कि हमने आपके एसयू सीरीज के एयरक्राफ्ट को, तो ये क्या है, ड्रोन लेके जाती है 3, 4, 5 किलो, जरूर उसको क्षति पहुंचती है, मगर वो क्या कर रहा है, वो मारता है 30,000 केजी के बॉम्ब्स को। और देखिए कहां मार रहा है, अभी तो कीव में मार रहा है लोग। अब देखिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर में ये पागलपना होता है कि आप इस चीजों को केवल अपने प्राइड के लिए, क्या दिखावे के लिए, अपने गेन के लिए आप दिखाते रहे और आप लूज करे जा रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा कुर्स तो उसने खाली करा लिया। वो बहुत इंप्रेसिव था जो 6 अगस्त के दिन में थे, हमारे प्रधानमंत्री वहां थे जब वो डीप चले गए थे तकरीबन 1500 किलोमीटर। दैट वाज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। या जब उन्होंने उसके पाइपलाइन, नर्दर्न पाइपलाइन पे ही अटैक किया था। तो रूस को तो ये जो स्ट्रेटेजिक जगह है वहां तो उसको क्षतियां होती हैं, बट दैट इज आई से इज अ न्यू नॉर्मल है। चिंता का विषय, मगर रूस विल एबल टू टेक इट। I will pick up your word and दीपक वोरा सर, इस न्यू नॉर्मल में स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को टारगेट करने के बारे में सवाल आपसे भी करूं, उससे पहले ये 2 बड़ी खबरें, क्योंकि रूस के अंदर यूक्रेन का एक और विध्वंसक हमला और रूस के नोवोरोसिस्क पर ड्रोन हमला बताया जा रहा है। आपको बता दें यूक्रेनी बोट ड्रोन से रूस के स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर यह हमला कैसे अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर। के अंदर यूक्रेन के विध्वंसक हमले और रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन का हमला। एक और बड़ी खबर है, बेलगोरेद के शेबुकीनो में ये विध्वंसक वार और यूक्रेनी हमलों से केमिकल प्लांट को दहला दिया गया। अब भीषण आग से प्लांट में भारी नुकसान का भी किया जा रहा है दावा। और एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये पुतिन को न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर फिर हमलों का डर। एयरबेस पर बढ़ते हमलों से टेंशन में है रूस, और रूस के एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों का खौफ है। वोरोनिश में ही हमलों से भीषण आग की चपेट में एयरपोर्ट आए। मिलिट्री वेयरहाउस तबाह करने का भी यूक्रेन ने दावा किया है। और इन्हीं हमलों से बड़ा दावा ये कि कैसे यूक्रेन लगातार रूस के बॉम्बर्स पर, रूस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाली उन लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दे रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के बॉम्बर्स। पुतिन को न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर फिर हमलों का डर है, और रूस के एयरबेस पर यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन हमलों से ही रूस टेंशन में है। यूक्रेन ने रूस के कई एयरपोर्ट्स पर भी ड्रोन हमला किया है। नासा फर्म्स की तरफ से यह दावा किया गया है। वोरोनिश में ड्रोन हमलों से भीषण आग की चपेट में एयरपोर्ट आ गया। ड्रोन हमलों से न्यूक्लियर बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। Su-34, Su-35S की मौजूदगी वाला मिलिट्री वेयरहाउस तबाह करने का भी दावा किया गया है। 1 जून को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडरवेब में 4 एयरबेस पर तबाही मचाई थी, और ये सवाल उस आधार पर दीपक वोरा सर तब भी आपसे किया गया था, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूरोप का घेराव करने के लिए रूस की इन्हीं एयरबेस पर बड़ी तैयारी थी, जिन्हें टारगेट यूक्रेन ने किया। ऐसे में अब यूक्रेन क्या और बड़े टारगेट्स के साथ साथ सीधा रूस के बॉम्बर्स को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर सकता है? मैम, ये आपने सही कहा, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है। मैं हम लोग की ट्रेनिंग होती है कि वो क्यों हो रहा है, और ये मैं बता देता हूँ कि ये जो जंग हो रहा है अभी, ये आप भी जानती हैं, जनरल साहब भी जानते हैं, ये केवल यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं है। नेटो पूरी तरह से कूद पड़ा, इफ नॉट ऑफिशियली। नेटो की सबसे बड़ी समस्या मैम 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, उसके बाद उसको दुश्मन की तलाश है। लेट मी इन्वेंट एन एनिमी। मेरा जो असली दुश्मन था वो तो चला गया। चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जो मुझे भड़काए, तो मुझे कहीं ना कहीं तो दुश्मन चाहिए, नहीं तो फिर मेरे जीने का मकसद क्या है? इसीलिए वो यूक्रेन को उकसा रहा है कि हथियार दे रहा है, अपनी स्पेशल फोर्सेस भेज रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, यहाँ पे मारो वहां पे मारो। इंतजार इस बात का है कि रूस किसी नेटो मुल्क पे हमला कर दे गुस्से में आके, लेकिन वो डील कर रहे हैं चाणक्य जैसे व्यक्ति से, व्लादिमीर पुतिन, जो ऐसा नहीं करेगा, नेटो को मौका नहीं देगा। सो ये डेस्परेट गैम्बल है नेटो का,
और यूक्रेन फिर करेगा कोशिश, नेटो और उसको और ये रुकटे फुट्टे जो है तो बेवकूफ आदमी, इसको पता नहीं रूस इज नॉट गोइंग टू प्रोवोक नेटो बियॉन्ड अ पॉइंट, और उस पॉइंट पर वो कहां होगा किसी को मालूम नहीं है। तो मेरा मानना है यूक्रेन अभी तक वो जो बेवकूफ बेगिंस्की है वो अभी भी तैयार है कि मरते जाए मेरे लोग, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पैसे आने चाहिए, बस हथियार मेरे पास आने चाहिए, और वो ऑपरेशन सारा नेटो फोर्सेस कर रही है। सो दिस वॉर विल कंटिन्यू, नेटो विल ट्राई कि भड़काऊं रूस को, रूस कहेगा आजा टाइगर, मैं ठोकता जाऊंगा, फिर देखते हैं मैं अपने हथियार टेस्ट करूं। सब लोग बड़े खुश हैं, शाम को बैठ के डिनर करेंगे। अंडरस्टूड सर, लेकिन अब क्या अमेरिका को चीन से बहुत बड़ा खतरा है? यही अगली बड़ी खबर सुनिए, क्योंकि शक्ति संतुलन बदलने की तैयारी चीन कर रहा है और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की ये बड़ी चेतावनी, इंडो पैसिफिक में अमेरिका बना रहेगा, सैन्य सेवा में आगे आए अमेरिकी युवा। तो अमेरिका को चीन से खतरा, इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदलने की तैयारी चीन कर रहा है, इंडो पैसिफिक में डटा रहेगा अमेरिका, और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की चीन को यह बड़ी चेतावनी। बहुत बड़ी सैन्य तैयारी में चीन लगा है और पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी युवाओं से आगे आने को का भी आह्वान किया है। युवाओं के सामने देश के लिए खड़े होने का वक्त, ये बात पीट हेग्सेथ की तरफ से कही गई। लेकिन ट्रंप की सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध। आज की एक और बड़ी खबर है, और ट्रंप के गोल्फ कोर्स के ऊपर संदिग्ध विमान उड़ने से हड़कंप मच गया। F-16 फाइटर जेट ने विमान को इंटरसेप्ट किया। उड़ान प्रतिबंध के बावजूद संदिग्ध विमान कैसे घुस गया? नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने इसकी पुष्टि भी की है। तो ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी सेंध, ट्रंप के गोल्फ कोर्स के ऊपर संदिग्ध विमान ने उड़ान भरी। अस्थायी उड़ान प्रतिबंध के बावजूद सिविल प्लेन घुस गया और F-16 ने विमान का पीछा कर TFR जोन से खदेड़ दिया। न्यू जर्सी के बैडमिंस्टर गोल्फ कोर्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। बैडमिंस्टर इलाके में 24 घंटे में 5 बार TFR उल्लंघन का दावा भी किया गया है। नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने पुष्टि की है। बीते सितंबर में फ्लोरिडा के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में ट्रंप पर हमले की भी कोशिश हुई थी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, और इलॉन मस्क की राजनीति में सीधी एंट्री। जी हां, यही बड़ी खबर है, जहां इलॉन मस्क ने अब नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान भी कर दिया है और मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से अपना राजनीतिक दल बनाया है। देश को 2 पार्टी सिस्टम से आजादी मिलेगी, मस्क का ये बयान। बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर ट्रंप से हुए टकराव के बाद इलॉन मस्क ने ये ऐलान किया था, लेकिन अब इसी ऐलान के साथ पार्टी भी बन चुकी है और यही बड़ी खबर है। इलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी बनाई। ट्रंप को सियासत के मैदान में सीधी टक्कर देने की ये तैयारी। मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से अपना राजनीतिक दल बनाया है। सर्वेक्षण में 65.4% मतदाता नई पार्टी के पक्ष में हैं और अमेरिकियों को स्वतंत्रता वापस दिलाने के लिए ये पार्टी, देश को 2 पार्टी सिस्टम से आजादी मिलेगी। बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर ट्रंप से हुए टकराव के बाद ये पॉलिटिकल चैलेंज था और ईवी सेगमेंट में टैक्स क्रेडिट खत्म करने की तैयारी से इलॉन मस्क भड़क गए थे, जिसके बाद अब ये पार्टी बनाने का ऐलान किया जा चुका है। एक और बड़ी खबर है, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा बयान सामने आया। रूस हम पर पहले से हमले कर रहा है, हमारे बुनियादी ढांचों पर हमला। हाल के दिनों में भारत पर भी हमला हुआ है। तो ये एक बड़ा दावा जर्मन चांसलर की तरफ से किया गया है, जहां उन्होंने कहा कि रूस हम पर पहले से हमले कर रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का ये बयान, हमारे बुनियादी ढांचों पर हमले हो रहे हैं। हाल के दिनों में भारत में पर भी हमले हुए। और गाजा में इजरायल के नॉनस्टॉप विध्वंसक हमलों को लेकर इस बीच एक और बड़ी खबर है। 2 दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत और रात के वक्त बमबारी में 100 लोगों की मौत। मदद केंद्रों में हमलों में मारे गए 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शेल्टर होम में हमलों का दावा किया है। और गाजा से फिलिस्तीनियों को भगाने की साजिश, फिलिस्तीनियों को भगाने में अमेरिकी साजिश का दावा। मदद देने के नाम पर लोगों को हटाने का ये प्लान। साजिश में शामिल अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म। फाइनेंशियल टाइम्स का इसको लेकर क्या है बड़ा दावा, सुनिए, क्योंकि अब साजिश में शामिल अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म बताई जा रही है। मदद देने के नाम पर लोगों को हटाने का ये प्लान, यानी फिलिस्तीनियों को भगाने में अमेरिकी साजिश का रिपोर्ट में किया गया है दावा।